ठीक है। तो प्रारंभिक क्वांटम यांत्रिकी टू पहले से थोड़ा सा सरल भी है और पिछला पढ़ा हुआ है, थोड़ा उसका मॉडिफिकेशन है। प्रारंभिक क्वांटम यांत्रिकी की शुरुआत होती है कुछ प्रश्नों से कि संयोजकता बंध सिद्धांत, जिसने जो हमने पढ़ा हुआ है ना, अणु के निर्माण के का संयोजकता बंध सिद्धांत, उसमें क्या कमी है, उसमें क्या ऐसी चीजें हैं जो इस बात को सही तरीके से नहीं समझा पाई। ठीक, परमाणु के या इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार के बारे में। तो उसमें क्वेश्चंस हैं कि भाई संयोजकता बंध बनने के लिए ऊर्जा कहाँ से आती है, इसकी व्याख्या नहीं हो पाई। सहसंयोजक बंध क्यों बनता है, सहसंयोजक बंध बनने में क्रिया की प्रकृति क्या है, कौन से तरह की क्रिया करते हैं ये कि आपस में सहसंयोजक बंध बनता है, इलेक्ट्रॉन का साझा क्यों होता है, किस प्रकार होता है, इस प्रकार बने बंध में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था क्या होती है, ये सारी चीजें क्वेश्चन के रूप में आई। और इन क्वेश्चंस का उत्तर देने के लिए एक नया सिद्धांत दिया गया जिसको हम कहते हैं आणविक कक्षक सिद्धांत। अब ये आणविक कक्षक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कई वैज्ञानिकों द्वारा मिलकर, जिसमें है आपका एफ हुंड, मुलिकन, बाद में लेनार्ड जांस, इन लोगों ने विकसित किया। इसके लिए 1966 में आर एस मुलिकन को नोबेल प्राइज दिया गया था। ये कहा गया कि जैसे एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करता है, इस इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन को हम परमाणु कक्षक कहते हैं। ठीक इसी तरीके से अणु के अंदर भी इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित सभी नाभिकों, क्योंकि एक अणु का निर्माण कम से कम दो परमाणु होंगे या दो से ज्यादा परमाणु होंगे, तो एक अणु में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन इन सभी नाभिकों के प्रभाव में घूमता है और इससे रिलेटेड तरंग फलन को हम आणविक कक्षक कहते हैं। अगली बात यह बताई गई कि आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार यह माना गया कि अणु बनाने वाले सभी परमाणु के नाभिक उस अणु में निश्चित दूरी पर व्योम यानी स्पेस में पाए जाते हैं। सपोज करते हैं कि एक अणु है जिसमें 3 परमाणु है, तो एक का नाभिक यहाँ, एक का नाभिक यहाँ, एक का नाभिक यहाँ है मान लो, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इन तीनों के प्रभाव में चक्कर लगाएगा, वो इन तीनों के प्रभाव में चक्कर लगाएगा, किसी एक के प्रभाव में नहीं रहेगा। ठीक है। अतः यह माना गया कि अणु में विभिन्न ऊर्जा स्तरों के तथा संयुक्त होने वाले सभी परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉन इन सभी नाभिकों के प्रभाव में घूमते हैं। जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा वो सब इन सब के प्रभाव में घूमेगा, किसी एक के प्रभाव में नहीं रहेगा वो। ये बात को ध्यान में रखना है कि जैसे परमाणु में इलेक्ट्रॉन एक ही नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसके ही प्रभाव में रहता है, अणु में इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन उन सभी नाभिकों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जिनका जो अणु के निर्माण में भाग लेते हैं। नेक्स्ट है संयोगी परमाणुओं के सभी परमाणु ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिलकर विभिन्न ऊर्जा वाले कक्षक बनाते हैं जिन्हें आणविक कक्षक के नाम से जाना जाता है। अब ये 3 परमाणुओं के जितने भी कक्षक होंगे अलग अलग है, जैसे H2O में आप देख लो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, इनके जितने कक्षक हैं सब आपस में मिलेंगे और सब नए कक्षकों का निर्माण करेंगे। इन नए कक्षकों को हम नाम देते हैं आणविक कक्षक या आणविक ऑर्बिटल। इन आणविक कक्षकों में कुछ कक्षकों, आधे कक्षकों की ऊर्जा भाग लेने वालों से कम होती है, उनको हम बंधी आणविक कक्षक कहते हैं। आधे की ऊर्जा ज्यादा होती है, उनको प्रतिबंधी आणविक कक्षक कहते हैं। ठीक है। अच्छा,
इन आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए उन्हीं नियमों का पालन किया जाता है जिनका पालन हम करते हैं परमाणु कक्षकों में भरने के लिए। कौन कौन से नियम है? पाउली का नियम है, अफबाउ का नियम है और हुंड का नियम है। तो यहां पर भी कुछ अलग नहीं है, सिर्फ ये मानना है कि परमाणु के अंदर परमाणु कक्षक पाए जाते थे, अणु के अंदर आणविक कक्षक पाए जाएंगे। अब ये बात भी ध्यान रखनी है कि परमाणु के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो एक ही नाभिक के चारों ओर घूमते थे। तो परमाणु एक केंद्रीय होता है। परमाणु कक्षक कैसा होता है? एक केंद्रीय, उसका एक केंद्र होता है। जबकि आणविक कक्षक के देखो बहुत सारे केंद्र हो सकते हैं जितने नाभिकों ने उस अणु को बनाने में भाग लिया है। तो परमाणु कक्षक एक केंद्रीय, आणविक कक्षक बहुकेंद्रीय, ठीक है ना, पॉलीसेंट्रिक बोलेंगे इसको। फाइनली जो थोड़ी बहुत चीजें ये बताई गई हैं कि संयोग करने वाले परमाणु अणु बनने के पश्चात अपनी पहचान खो देते हैं। इस प्रकार अणु अपने अवयवी परमाणु से नितांत भिन्न है। अब मान लो ये कि ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, और मान लो कि ये हमारा ऑक्सीजन है। तो अभी ये अलग अलग दिख रहे हैं, पहचान कर सकते हैं, लेकिन ये तीनों मिलके क्या बना लेते हैं? H2O। तो आप पहचान के बता सकते हो कि इसमें ऑक्सीजन कौन है, हाइड्रोजन कौन है? नहीं। तो ठीक यही बात कही गई कि अणु के अंदर किसी एक परमाणु को अलग से पहचानना संभव नहीं है, क्योंकि वहां उनकी अलग या स्वतंत्र पहचान नहीं होती। ठीक है। अच्छा, इस सिद्धांत के अनुसार यह भी माना गया कि संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार जैसे परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन होता है, वैसे यहां भी परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन होने से आणविक कक्षक बनते हैं। जितना ज्यादा अतिव्यापन होगा उतना अधिक मजबूत बंध बनेगा। ठीक है। तो यहां भी इस बात को स्वीकार किया गया है कि संयोजकता बंध सिद्धांत के ये पॉइंट को ज्यों का त्यों हम ले सकते हैं कि जितना ज्यादा परमाणु कक्षक अतिव्यापित होंगे उनके बीच बंध उतना मजबूत बनेगा। लेकिन एक अंतर के साथ कि जैसे परमाणु कक्षकों में हम कक्षक को कैसे दर्शाते थे उपकोष के साथ, SPDF, यहां SPDF नहीं होता है, यहां होता है सिग्मा, पाई, डेल्टा, ये सारी चीजें। अब आते हैं कि परमाणु कक्षकों से आणविक कक्षक बनने की दशा क्या है, यानी कौन सी परिस्थिति में कब परमाणु कक्षक आपस में मिलकर आणविक कक्षक बना सकते हैं और कब नहीं बना पाएंगे। तो परमाणु कक्षकों से आणविक कक्षक बनने की दशाएं बहुत सरल 3 बिंदु पे बात है। पहला दिया हुआ है कि लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक आपस में संयोग करते हैं। बिल्कुल सरल है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको O2 का आणविक कक्षक बनाना है जहां 2 ऑक्सीजन है, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4 होगा, इसका भी वैसे ही होगा। तो अब आप 2p को 2s के साथ मिलाने बैठ जाओ तो गलत है। ऊर्जा के हिसाब से 1s 1s के साथ ही संयोग करेगा, 2s 2s के साथ और 2p 2p के साथ। तो लगभग समान ऊर्जा के कक्षक ही आपस में मिल सकते हैं। अगर ऊर्जा का अंतर ज्यादा हुआ तो ये कक्षक आपस में मिलकर परमाणु आणविक कक्षक नहीं बनाएंगे। करेक्ट। नंबर 2, विभिन्न परमाणु के परमाणुीय ऑर्बिटल परस्पर अतिव्यापन से आणविक ऑर्बिटल बनते हैं। यदि अतिव्यापन नहीं होगा तो आणविक ऑर्बिटल नहीं बनेंगे। किसी भी प्रकार के संयोजन के लिए
अतिव्यापन का एक निश्चित सीमा तक पहुंचना आवश्यक है। अब मान लो कि हम एक कल्पना करते हैं कि भाई एक परमाणु का एस कक्षक दूसरे परमाणु के पी कक्षक के साथ संयोग करता है, और किसी ने कहा कि संयोग ऐसा भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, पर आप देखो यहां अतिव्यापन एकदम थोड़ा सा है। इतना थोड़ा सा अतिव्यापन में बंध नहीं बनता। बंध को बनने के लिए कम से कम एक न्यूनतम सीमा का अतिव्यापन होना चाहिए, जो इस परिस्थिति में संभव नहीं है। तो फिर कैसे संभव है? फिर संभव है कि जब एस कक्षक के साथ पी कक्षक कुछ इस तरीके से क्या करे, अतिव्यापन करे। तो अतिव्यापन एक सीमा से अधिक होना भी आवश्यक है। जैसे अगर मान लो कि कोई स्टूडेंट छत से गिर रहा है और ऊपर से एक लड़का उसको पकड़ लेता है, तो क्या सिर्फ इतना पकड़े रहने पे वो उसको उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा ना। उसको एक न्यूनतम तो पकड़ चाहिए, कम से कम। हाँ भाई, इतना पकड़ ले कि वो ग्रिप एक अच्छी बन जाए। तो एक न्यूनतम सीमा तक अतिव्यापन का होना आणविक कक्षक बनने के लिए जरूरी है। तीसरा है सममिति। सममिति का अर्थ यह है कि अगर हम px कक्षक को लें तो px कक्षक x अक्ष पर पाया जाता है। तो मान लो एक परमाणु का px कक्षक है और दूसरे परमाणु के py कक्षक के साथ आप इसका अतिव्यापन कराना चाहते हैं, तो क्या यह अतिव्यापन सही तरीके से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यह ध्यान रखेंगे कि px कक्षक py या pz के साथ अतिव्यापन नहीं कर सकता। px कक्षक p के x के साथ ही अतिव्यापन करेगा, क्योंकि ऐसा करना इनकी सममिति के हिसाब से इनको ज्यादा अतिव्यापन करने की सुविधा देता है। आप देखें, अगर x वाले के साथ अतिव्यापन कराएं तो आप कितना भी अतिव्यापन करा सकते हैं, इसमें ये ज्यादा अतिव्यापन होगा। तो px के साथ अतिव्यापन करेगा, py के साथ करेगा और pz के साथ करेगा। अगर इधर उधर के साथ नहीं करेंगे। इसी को कहते हैं कक्षकों की सममिति का होना। ठीक है ना? अच्छा, तो ये तो हो गया हमारा। अब आते हैं LCAO विधि द्वारा, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को पढ़ते हैं हम पहले। और मैं आपको पहले उसका एक सरल रूप जो हम 12वीं वगैरह में पढ़ते हैं वो समझा देता हूं, फिर डिटेल में हम समझेंगे इसको। ठीक है ना? क्या है परमाणु कक्षकों की रेखीय संयोजन विधि, LCAO। इंग्लिश में है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हिंदी में कहेंगे इसको परमाणु कक्षकों की रेखीय संयोजन विधि। अब शुरुआत हम करते हैं। हम सभी जानते हैं कि किसी भी आणविक कक्षक को हम साई चिन्ह से ही प्रदर्शित करेंगे। परमाणु कक्षक के लिए भी साई होगा और आणविक कक्षक के लिए भी तरंग फलन ही कहा जाता है। लेकिन आणविक कक्षक का तरंग फलन की गणना बड़ी कठिन है। आपने श्रोडिंगर समीकरण पढ़ा। श्रोडिंगर समीकरण हाइड्रोजन परमाणु के एक कक्षक के लिए है वो,
लेकिन आणविक कक्षक का निर्माण तो एक से ज्यादा कक्षक के मिलने से होता है। ऐसी स्थिति में श्रोडिंगर समीकरण की सहायता से इस साई की गणना बहुत कठिन है, आसान नहीं, आज तक नहीं कर पाए हम सही से। तो मतलब अगर हम श्रोडिंगर समीकरण का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं भाई हमको आणविक कक्षक की जानकारी लेनी है, उसके तरंग फलन की गणना करो, चलो श्रोडिंगर समीकरण से, तो आधे लोगों को तो वैसे ही हमको समझ में नहीं आता श्रोडिंगर समीकरण एक इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम के लिए, आणविक कक्षक के लिए कहां से आएगा? तो एक तो इसकी गणना कठिन है, इसको समझना कठिन है। तो ऐसे में वैज्ञानिकों ने बैठ के कहा कि भाई इसका कुछ अल्टरनेटिव, कोई सरल तरीका निकालो, ठीक है ना। तो जैसे क्या होता है, अब खाना पकाना है, खाना पकाना है तो बड़ी मुश्किल स्थिति है कि दाल बनाओ, चावल बनाओ, सब्जी बनाओ, रोटी बनाओ। तो हॉस्टलर्स बोले कि भाई हॉस्टल में रहना है, भूखे तो नहीं रह सकते, खाना तो चाहिए, आणविक कक्षक का तरंग फलन तो निकालना ही पड़ेगा, तो कोई सरल तरीका बताओ। तो टेलीविजन में आ गया एड मैगी नूडल, है नहीं, पानी उबालो, मैगी नूडल डालो, मसाला डालो, उबलने दो, बन गया 2 मिनट में। तो वही तरीका यहां भी है, मैगी नूडल स्टाइल। इसमें कहा गया कि भाई परमाणु कक्षकों के तरंग, परमाणु कक्षक जो हैं, तो मान लो हम हाइड्रोजन के 2 परमाणु लेते हैं, हाइड्रोजन ए व हाइड्रोजन बी। हाइड्रोजन ए का तरंग फलन है साई ए, हाइड्रोजन बी का तरंग फलन है साई बी। जब ये आपस में टकराएंगे तो चूंकि इनकी टकराहट जो है, इलेक्ट्रॉन तो दिखेंगे नहीं, तरंगे हमको समझ में आएंगी। तो तरंगों के लिए तरंग का टकराना हम देखेंगे, तो तरंग जब आपस में समान आवृत्ति की जब तरंगे समान तल में टकराती हैं तो इनमें व्यतिकरण की घटना होती है, व्यतिकरण आपस में मिल जाते हैं। और इनका मिलना 2 तरीके का होता है, या तो आपस में मिलके इनके आवृत्ति तरंग आयाम बढ़ जाएगा या घट जाएगा, और यही निर्धारित करेगा कि किस तरह का आणविक कक्षक बनता है। तो हमने समीकरण दे दिया कि साई ए बी की संक्रिया ही इस बात का निर्धारण करेगी कि आणविक कक्षक कैसा बनेगा। अगर ए और बी आपस में जुड़ गए तो आयाम बढ़ जाएगा, आयाम बढ़ जाएगा, ऊर्जा घट जाएगी और बंधी आणविक कक्षक का निर्माण होगा। अगर ए और बी एक दूसरे को धक्का दे देते हैं, प्रतिकर्षित कर देते हैं, बिल्कुल नहीं जुड़ते हैं, तो ऊर्जा बढ़ जाएगी, आयाम घट जाएगा और एंटी बॉन्डिंग आणविक कक्षक या प्रतिबंधी बनेगा। अब इसी को तरंगों से समझ ले। मान लीजिए कि साई ए का तरंग कुछ इस तरीके का है, यानी ये श्रृंग है उसका और ये गर्त है। साई बी का तरंग का भी श्रृंग है और गर्त है। इसको उठा के यहां रखें तो श्रृंग के साथ श्रृंग और गर्त के साथ गर्त मिल जा रहा है, तो ये बढ़िया मिलना हुआ। इसके मिलने से क्या होगा कि ऊंचाई बढ़ जाएगी, इसी को बोलते हैं आयाम का बढ़ना। तो ये क्या हो गया आपका आणविक कक्षक, कौन सा बनेगा? बंधी आणविक कक्षक। लेकिन अगर ए का तरंग का श्रृंग ऐसा और गर्त ऐसा है और बी का अगर आप देखें वो ठीक उल्टा हो, तो श्रृंग की जगह पे गर्त और गर्त की जगह पे श्रृंग है, ये एक दूसरे को खत्म कर देंगे और आपको रिजल्ट में कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये हुआ संपोषी व्यतिकरण। इस संपोषी व्यतिकरण ने क्या किया? संपोषी व्यतिकरण के कारण
आणविक कक्षकों के तरंग आयाम का मान बढ़ा हुआ प्राप्त हुआ, तंत्र की ऊर्जा घट गई, उतनी एनर्जी बाहर निकल गई तो तंत्र की एनर्जी घट गई। तंत्र की एनर्जी घट गई तो स्थायित्व बढ़ गया। स्थायित्व बढ़ाने वाला कक्षक कौन सा होता है? बंधी आणविक कक्षक। जबकि अगर हमारा सिग्नल 0 दिखा रहा है, इसका मतलब यह है कि दोनों के तरंग आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर गए, मिले ही नहीं। मिले ही नहीं तो क्या हुआ? एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर दिया तो तंत्र की एनर्जी बढ़ गई, बाहर कुछ नहीं निकला। सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ने से स्थायित्व घट गया, स्थायित्व घटने से प्रतिबंधी आणविक कक्षक का निर्माण हुआ। ये एक सरल समझने का था। अब जरा मैं कुछ बिंदुओं को आपको समझा देता हूं। प्रत्येक परमाणु के साथ संलग्न परमाणु कक्षकों से एलसीए विधि द्वारा आणविक कक्षक बनते हैं। इस धारणा के आधार पर एक से अधिक नाभिकों के मध्य स्थित इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ कभी एक नाभिक के नजदीक आ जाएगा, कभी दूसरे के। भाई स्वाभाविक है कि अगर इलेक्ट्रॉन को यह सुविधा दी जाए कि भाई दो में आप कहीं भी घूमते रहो, तो कभी एक के ज्यादा नजदीक आएगा, कभी दूसरे के ज्यादा नजदीक। प्रत्येक संयोग करने वाला परमाणु आणविक ऑर्बिटल बनाने के लिए अनेक परमाणु ऑर्बिटल दे सकता है। सुविधा के लिए यह माना गया कि जितने परमाणु ऑर्बिटल आणविक कक्षक बनाने में बनते हैं, उतनी ही संख्या में आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। यदि दो परमाणु कक्षक मिलेंगे तो दो आणविक कक्षक बनेंगे, जिसमें एक की ऊर्जा ज्यादा और एक की ऊर्जा कम होगी। सभी अणु के इन आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन हुंड, पाउली और अबाउ के नियम से भरे जाएंगे। सभी आणविक ऑर्बिटलों के अणु अर्थात सभी नाभिकों को परिबद्ध किए होते हैं। अणु की मूल अवस्था का तरंग फलन प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटलों को न्यूनतम ऊर्जा वाले आणविक कक्षकों में भरते हैं। ये सारी चीजें आपके आणविक कक्षक सिद्धांत के अंदर आपने पढ़ी हुई है। मैंने आपको ये दो बता दिया कि ये सम्मित विधा है, जिसमें संपोषी व्यतिकरण होता है, और ये असम्मित विधा है जिसमें विनाशी व्यतिकरण होता है। इसको हम क्या कहेंगे? विनाशी व्यतिकरण। अब इसी को आपकी बुक में यहां तक तो इसमें भी दिया हुआ है, आगे भी डिटेल किया है ताकि आप अच्छे से समझ पाए। तो चलिए हम H2 का बनना समझते हैं। तो मान लीजिए कि इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन के व्यवहार के लिए आणविक तरंग फलन साई है और साई ए और साई बी के रेखीय संयोजन से बनता है। तो यह तरंग फलन किस प्रकार लिखा जाएगा? मान लो हाइड्रोजन अणु का निर्माण होता है, मैं मिटा रहा हूं। हाइड्रोजन अणु का निर्माण हो रहा है, तो हाइड्रोजन अणु के निर्माण के लिए जो आणविक कक्षक बनेगा वो होगा Ca साई ए प्लस Cb साई बी, समीकरण नंबर 1, जहां Ca और Cb ए और बी के तरंग फलनों के लिए स्थिरांक है, ठीक है ना, या गुणांक है। अब जब हम साई ए और साई बी को लंब रूप में लेते हैं, तब दो प्रसामान्यीकरण समीकरण हमको मिलते हैं। कौन कौन सा मिलेगा हमको? तो साई बॉन्डिंग के लिए मिलेगा 1/2 साई ए प्लस साई बी, 1/√2 है। और साई ए के लिए मिलेगा, प्रतिबंधी के लिए, 1/√2 साई ए माइनस साई बी। इस जनरल इक्वेशन के रूप में आप याद रख सकते हैं। अब क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि तरंग फलन का साई मान, इसकी अपनी कोई भौतिक सार्थकता नहीं है, पढ़ चुके, तो साई की जगह हम किसका इस्तेमाल करते हैं? साई स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए साई बी का स्क्वायर लेते हैं, बराबर इसका स्क्वायर होगा तो 1/2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर होगा तो ये हम लिखेंगे साई ए
प्लस साई बी का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर जो आएगा ये हल करके आ जाएगा हमारा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। फार्मूला पता है ना आप लोगों को। और इसी तरीके से अगर हम साई प्रतिबंधी का स्क्वायर लें तो रूट हट जाएगा और ये आ जाएगा साई ए माइनस साई बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और इसको आप देखेंगे तो आप पाएंगे आपको मिलेगा साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी। हो ये रहा है कि हम ये सोचते थे, अगर ऊर्जा के टर्म्स में देखें या हम ये कहें प्रायिकता के टर्म्स में देखें, तो हम ये सोच रहे थे कि ए का जो भी मान है, मान लो 5 इकाई ए है, 5 इकाई बी का तत्व फलन है, दोनों को जोड़ने पे एक बंद डिब्बे में है, क्या रिजल्ट आना चाहिए? रिजल्ट आना चाहिए 10। और अगर स्क्वायर कर दें तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25। 5 का स्क्वायर 25, ये रिजल्ट आना चाहिए हमको 50। लेकिन बंधी आणविक कक्षक में ये मान और भी एक्स्ट्रा प्राप्त होता है। मतलब हम जितना उम्मीद करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का घनत्व होगा, बंधी आणविक कक्षक बनने पे दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन घनत्व उससे कहीं ज्यादा हो जाता है। और ज्यादा हो जाने से क्या होता है, ध्यान से देखें। ये ए का नाभिक है, ये बी का नाभिक है। नाभिक धनावेशित हैं, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन अगर बीच में इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये प्रतिकर्षण को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा प्रतिकर्षण उतना कम हो जाएगा और स्थायित्व उतना बढ़ जाएगा। तो हम सोच रहे थे कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर इतना होगा और क्या होगा, लेकिन ये कितना निकल रहा है? थोड़ा और ज्यादा निकल रहा है। तो हमारी उम्मीद से ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है, हमारी उम्मीद से ज्यादा स्थायित्व प्राप्त होता है। और प्रतिबंधी में हम सोच रहे थे कि उतना होगा, वो उससे भी क्या हो जाता है, हम सोच रहे थे भाई इतना ही चौड़ा होगा इलेक्ट्रॉन घनत्व, वो और कम हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो ये फर्क है, मैं आपको ग्राफ से समझाता हूं। बंधी आणविक कक्षक और प्रतिबंधी आणविक कक्षक कैसे आप इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करेंगे। मैं बंधी के लिए एक ग्राफ बनाता हूं, ठीक है। साई स्क्वायर हमने सोचा था ए का ये है, बी का ये है। तो जहां ये मिल रहे हैं, हमारी उम्मीद थी कि इलेक्ट्रॉन की सघनता कितनी होगी? इतनी होगी। लेकिन जब हल किया हमने उत्तर इसको साई ए प्लस साई बी के होल स्क्वायर को, तो पता चला नहीं, ये तो कुछ ज्यादा ही है। ये इतना बड़ा हुआ हमको मिल रहा है, तो सघनता काफी ज्यादा मिल रही है हमको। तो सघनता काफी ज्यादा मिलना इस बात का द्योतक है, इस बात को प्रदर्शित करता है कि बंधी आणविक कक्षक बनने से स्थायित्व तो हमारी उम्मीद से ज्यादा बढ़ जाता है। जबकि प्रतिबंधी आणविक कक्षक में, मैं इसको डॉटेड ले लेता हूं ताकि ज्यादा बेहतर, आप भी ये वाले को डॉटेड और उसको हार्ड लाइन ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, आप देखिए, हम सोच रहे थे यहां तक घनत्व होगा, लेकिन घनत्व कम हो जाता है। यही बात है कि प्रतिबंधी आणविक कक्षक में हम सोच रहे थे कि अच्छा ठीक है थोड़ा अस्थायी होगा, नहीं, बहुत अस्थायी हो जाता है। तो ये है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के आधार पे
इस बात को समझना कि जब बंधी आणविक कक्षक बनता है तो दो परमाणुओं के नाभिक के बीच इलेक्ट्रॉन का घनत्व इनके सामान्य वर्ग के योग से ज्यादा होता है और प्रतिबंधी में इनके सामान्य वर्ग के योग से काफी कम हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपका LCAO विधि। उपर्युक्त से हमने ये निष्कर्ष निकाला कि दो परमाणु ऑर्बिटलों के रेखीय संयोजन यानी जो दो परमाणु ऑर्बिटल आपस में सरल रेखा में आके जुड़ते हैं तो आणविक कक्षक बनते हैं। बिल्कुल ठीक। नंबर 2, रेखीय संयोजन से बनने वाले दो आणविक कक्षकों में एक की ऊर्जा किसी भी असंयोजित परमाणु की ऊर्जा की तुलना में कम और दूसरे की अधिक होती है। ऊर्जा क्या होगी? बंधी आणविक कक्षक की कम होगी और प्रतिबंधी की ज्यादा होगी। नेक्स्ट, बंधी आणविक कक्षक की ऊर्जा में जितनी कमी होती है प्रतिबंधी आणविक कक्षक की ऊर्जा में उसी अनुपात में वृद्धि होती है। 5 इकाई कम होगा तो 5 इकाई ही बढ़ेगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम है ना। आपके पास सिक्के के दो क्या है सेट हैं, 10-10 सिक्के एक एक में रखे हुए हैं। आपके पास एक्स्ट्रा सिक्के नहीं है, बाहर से नहीं ले सकते, घटा भी नहीं सकते। तो आप इनकी हाइट को कम ज्यादा करने के लिए क्या करोगे? एक सिक्का यहां से उठा के यहां रख दोगे तो उसी अनुपात में ये बढ़ जाएगा, उसी अनुपात में ये घट जाएगा। यही होता है। संयोजित एटॉमिक ऑर्बिटल पूरी तरह से यूज हो जाते हैं। तो ये आपका आज के लिए हमारा है। बाकी सिग्मा पाई ऑर्बिटल आप सब जानते हैं, संकरण भी आप सब जानते हैं। मैं हल्का फुल्का कल डिस्कस करूंगा इसके बारे में। और फिर से हम हाइड्रोजन परमाणु का बनना और उसकी ऊर्जा के बारे में जानेंगे। और आई होप कि कल हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। नहीं? चलिए ठीक है।